हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तथा ऑक्सीकारक फास्फोरिलीकरण यानी कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। श्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज से बहुत कम अमाउंट में एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। ग्लूकोज की अधिकांश ऊर्जा ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, गेटवे रिएक्शन के दौरान और क्रेब्स चक्र के दौरान NADH2 और FADH2 जैसे कंपाउंडों में स्टोर हो जाती है और यहाँ से ये रिएक्शंस में बने NADH2 और FADH2 अब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर पहुंचते हैं और वहां पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके थ्रू एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एक NADH2 से 3 एटीपी का निर्माण होता है और एक FADH2 से 2 एटीपी का निर्माण होता है। अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के रूप में जो एनर्जी स्टोर हो गई है या कैप्चर हो गई है, अब वो सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू आती है और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने से हर स्टेप में थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज़ की जाती है और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स उसमें से हर स्टेप में एनर्जी निकालकर उनकी एनर्जी कम होती जाती है। और इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान एटीपी का निर्माण होता है, जिसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की परिभाषा क्या है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर उपस्थित, सामान्यतः इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर उपस्थित प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की एक सीरीज होती है, एक चक्र होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन दाता यानी कि डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राही की ओर ट्रांसफ़र किया जाता है, भेजा जाता है और वो रिडॉक्स रिएक्शन के कारण भेजी जाती है, रिडॉक्स प्रवणता के कारण भेजे जाते हैं। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के साथ साथ प्रोटॉन जो होते हैं वो मेम्ब्रेन से पास होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस का एक सीरीज होती है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्राही को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं और रिडॉक्स प्रवणता के साथ इसको ट्रांसफ़र करते हैं। इसी के साथ साथ H आयन यानी कि प्रोटॉन जो होते हैं वो भी मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, पेप्टाइड्स, एंजाइम्स और अदर मॉलिक्यूल्स। जो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अवयव हैं वो FP यानी FMN होता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है इसका नाम। FES आयरन सल्फर का प्रोटीन होती है। साइटोक्रोम Q जिसे यूबिक्विनोन भी बोलते हैं, और साइटोक्रोम्स होते हैं जो 5 प्रकार के होते हैं, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। ये जो 5 अवयव हैं, ये जो 4 प्रकार के अवयव हैं, ये 4 कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, लेकिन अब इनको 5 कॉम्प्लेक्सेस माना जाता है। कॉम्प्लेक्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें नॉर्मली एक से ज़्यादा चीज़ होती है। तो कॉम्प्लेक्स 1 में FMN NADH2 डिहाइड्रोजिनेज होता है, जो नाम से बचल रहा है NADH2 का डिहाइड्रेशन करता है, यानी कि उसको हाइड्रोजन रिलीज करता है, H+ रिलीज करता है इसे। कॉम्प्लेक्स 2 में साइटोक्रोम Q और यूबिक्विनोन होता है, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज होता है, इसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, यहाँ पर सेकंड कॉम्प्लेक्स हो गया Q एंजाइम Q, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज ये वाला। तीसरा होता है, इसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं। तीसरा होता है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 ये वाला कॉम्प्लेक्स हो गया तीसरा। चौथा हो गया साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स ये वाला हो गया। और पांचवा जो होता है ATP सिंथेडेज और ATPase होता है, जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है F1FO पार्टिकल्स के बीच में माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है।
क्रम जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का वो NADH2 से FMN होता है, FMN से FES, FES से UQ, साइटोक्रोम Q भी बोलते हैं इसको, साइटोक्रोम B1, साइटोक्रोम B से FES, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A3 और यहाँ से ऑक्सीजन। लास्ट एक्सेप्टर जो होता है ऑक्सीजन होता है। यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C मोबाइल होते हैं ये मोबाइल होते हैं, अर्थात ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने के लिए जा सकते हैं। बाकी सारे जो होते हैं स्थिर होते हैं और वो स्टेशनरी होते हैं, उनमें मोबाइल नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। साइटोक्रोम लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में जो जेड स्कीम होती है उसमें प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन मोबाइल होते हैं। साइटोक्रोम A3 लास्ट साइटोक्रोम होता है रेस्पिरेटरी चेन का या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। लेकिन O2 जो होता है लास्ट एक्सेप्टर होता है, लास्ट ग्राही होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन अभी हम पढ़ेंगे, और जो इसके कारण मेटाबॉलिक वाटर बनता है, H2O बनता है। जो DNP होता है डाइनाइट्रोफिनाइल और ओलिगोमाइसिन जो होता है दोनों अनकपलर्स कहलाते हैं। और जो एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम A3 का और रिडक्शन ऑफ O2 का। तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के कारण होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है A3 का और रिडक्शन होता है O2 का। एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में A और A3 दोनों होते हैं, ये दोनों होते हैं, और ये Cu यानी कॉपर इसमें प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 में। जो साइटोसोलिक या एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल ग्लाइकोलाइटिक जो ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 बनते हैं वो ETS में दो पाथों से आते हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से जो ब्रेन मसल्स में होता है, उनकी सेल्स में होता है, जबकि दूसरा होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल जो हार्ट, लीवर, किडनी की सेल्स में होता है। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम में जो होता है वो जो NADH2 होता है, जब वो NADH2 होता है तो वो DHAP से रिएक्ट करके वो अपने एचायन उसको देता है DHAP को, और DHAP जो होता है उसको ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट में। ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो होता है अब वहाँ आकर FADH2 में परिवर्तित होता है, FADH2 ETS में जाता है। तो जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म से जो साइटोप्लाज्म में NADH2 होता है, ये NADH2 जो होता है NAD में कन्वर्ट होता है, और जो इसके H आयन होते हैं यानी कि जो इस पर हाइड्रोजन है वो किस पे जाता है DHAP से रिएक्ट करके अब ये क्या बनाता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट बनाता है। और ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो होता है ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से होता हुआ अब ये पहुंचता है मैट्रिक्स में। तो यहां से कहां पहुंचेगा, मैट्रिक्स में पहुंचता है, और मैट्रिक्स में ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट, यहां पर ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो होता है वो वापस जो होता है DHAP में कन्वर्ट होता है, और इसके द्वारा जो H आयन दिए जाते हैं वो H आयन से FAD जो होता है FADH2 में परिवर्तित होता है। तो यानी कि जो NADH2 से यहाँ पर H ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो ग्लिसरॉल फॉस्फेट से हो रहे हैं ट्रांसफ़र, और वो किसको देता है, FAD को देता है, और FADH2 में कन्वर्ट होता है। FADH2 से हमेशा 2 ATP बनते हैं पर मॉलिक्यूल, तो एक FADH2 2 ATP बनाता है। इसीलिए जो साइटोप्लाज्म में 2 NADH2 बनते हैं वो आगे जाकर क्या में कन्वर्ट होते हैं, FADH2 में। इसका मतलब 2 FADH2 से कितने बनेंगे, 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनेंगे, 4 ATP बनेंगे। तो 4 ATP बनने से इसीलिए अब यहां पर एक ग्लूकोज से 36 ATP बनते हैं। क्योंकि 34 जो होते हैं वो क्रैब्स साइकिल तक बन जाते हैं, और जो 2 NADH2 है अगर ये डायरेक्ट
दूसरे पाथवे से आते तो 6 बनाते तो यहाँ 38 हो जाते, लेकिन चूंकि 2 NADH2 2 FADH2 में परिवर्तित कराते हैं एचायन से, तो इसके कारण यहाँ पर ये 36 ATP बनते हैं, क्योंकि एक FADH2 से 2 बनते हैं। लेकिन जो दूसरा पाथ है जिसको हम मैलेट एस्पार्टेट शटल बोलते हैं, तो यहाँ पर जो NADH2 होगा, यहाँ पर जो NADH2 है, ये NADH2 अब जो एचायन रिलीज करेगा वो OAA से के पास जाएंगे, ये तो NAD में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो NOAA है वो अब कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, यानी कि मैलिक एसिड में। और जो मैलिक एसिड है अब वो मैट्रिक्स में पहुंचेंगे, और मैट्रिक्स में पहुंचने के बाद अब जो मैलेट होता है वो वापस मैलिक एसिड जो है वो OAA में कन्वर्ट होता है। यहां से जो साइटोप्लाज्म से अब OAA जो होता है मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड जो है मैट्रिक्स में पहुंचकर अब वो वापस मैलिक एसिड OAA में कन्वर्ट हो जाता है, और जो अब ये एचायन देगा वो देगा NAD को, और NAD कन्वर्ट होता है NADH2 में, और अब एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इसीलिए अब जो 2 NADH2 बनते हैं तो वहां पर उससे 2 NADH2 से ETS के थ्रू 6 ATP का फॉर्मेशन होता है, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 मॉलिक्यूल्स ATP का निर्माण होता है। तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से जो NADH2 है वो जो साइटोप्लाज्म में बनता है ग्लाइकोलाइसिस से, वो FADH के थ्रू जाते हैं, उसके जो प्रोटॉन है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो FADH2 के थ्रू जाते हैं ETS में। इसीलिए वहाँ पर एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं, 2 FADH2 से 4 ATP बनते हैं, इसलिए ग्लूकोज से 36 ATP बनते हैं। लेकिन मैलेट एस्पार्टेट शटल से 2 NADH2 के थ्रू ही भेजता है। यहाँ से पहले वो OAA में मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड से वापस NADH2 पर जाते हैं, और NADH2 जो होता है ETS में जाता है, जिससे 6 ATP बनते हैं 2 से, इसलिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में शटल सिस्टम एब्सेंट होता है, और अगर वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ सदैव हमेशा 38 ATP का निर्माण होता है। साइनाइड जो होता है वो इनहिबिट कर देता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को, और इसके कारण ऑक्सीडेशन जो होता है साइटोक्रोम A3 का वो रुक जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ प्लांट्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे स्पैनिच है और पाइसम है, मटर है, इनमें एक ऑल्टरनेटिव पाथवे पाया जाता है, ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव सिस्टम पाया जाता है, उसकी जगह पाया जाता है एक सिस्टम, जिससे क्या होता है रेस्पिरेशन इनका साइनाइड रेजिस्टेंट होता है, अर्थात साइनाइड का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, अब NADH2 जो एचायन और इलेक्ट्रॉन देते हैं वो अब FMN में देते हैं। जो पहला कॉम्प्लेक्स है FMN NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, इसमें से ये एचायन निकालता है, और ये H+ और 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निकलते हैं, और वो NADH2 NAD में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ से ये FMN के पास जाते हैं दोनों, और ये FMNH2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से FMNH2 2 एचायन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पे भेजता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है FES पर पहुँचते हैं। FES से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अब UQ पर पहुँचते हैं, और साथ में 2 प्रोटॉन आते हैं इधर से मैट्रिक्स से, और ये UQH2 में परिवर्तित होता है, और UQH2 से फिर ये एचायन यहाँ रिलीज कर दिए जाते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को दे दिए जाते हैं। साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से FES पर पहुँचते हैं, यहाँ पर भी 2 एचायन रिलीज करके ये FESH के पास पहुँचते हैं, और यहाँ से ये 2 एचायन यहाँ रिलीज कर दिए जाते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 को दे दिए जाते हैं। साइटोक्रोम C1 इसको साइटोक्रोम C को देता है जो मोबाइल होता है, और साइटोक्रोम C साइटोक्रोम A को देता है, साइटोक्रोम A3 को देता है। अब A3 जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देता है, और जो ये 2 एचायन यहाँ पर निकले थे ये यहाँ से यहाँ आते हैं, और यहाँ आने के बाद जो इसमें एक एंजाइम होता है एटीपेज, अब वो ADP को इनऑर्गेनिक फास्फेट से जोड़कर
एटीपी का निर्माण करता है और इस एटीपी के निर्माण को ही ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही होती है और एडीपी प्लस फॉस्फेट का जुड़ना फास्फोराइलेशन कहलाता है। अब लेकिन ये फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो हो रहा है, होता क्यों है कि जब ईटीएस चल रहा होता है रेस्पिरेशन में, तो जो एच आयन यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँच रहे हैं, इससे एच आयन की जो सांद्रता है, एच आयन की जो कंसंट्रेशन है, वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज़्यादा होने लगती है, यहाँ पर कम होने लगती है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है। अब ये जो एच आयन के यहाँ पर आने पर जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, एच आयन बढ़ने से यहाँ पर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी कि प्रोटॉन प्रवणता विकसित होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि डिफरेंस इन चार्ज में विभिन्नता, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं यानी कि वैद्युत विभव बोलते हैं, वो क्रिएट होता है। दोनों को मिलाकर प्रोटॉन मोटिव फोर्स बोलते हैं और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स इन एच आयन्स को यहाँ पर रुकने नहीं देता है। और जब ये रुकने नहीं देता, लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो अब इन एच आयन के लिए इम्परमिएबल होती है। तो अब ये आए कैसे? तो आने के लिए जो ये ऑक्सीसोम होते हैं, F1 FO पार्टिकल जो होते हैं, इसमें से एच आयन इधर आते हैं और आते समय जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स से इधर आ रहे हैं, यहाँ पर एटीपेज एंजाइम एडीपी को जोड़कर इनऑर्गेनिक फास्फेट बनाता है और जोड़कर एटीपी बनाता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और साइंटिस्ट कहते हैं कि 3 एच आयन के इधर आने से एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि 2 एच आयन का इधर से इधर जाने पर एक एटीपी का निर्माण होता है। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का मतलब है एटीपी का निर्माण होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है वो प्रोटॉन कॉम्प्लेक्सेस का एक सीरीज होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन ग्राही को ट्रांसफर करते हैं रिडॉक्स प्रवणता के साथ, लेकिन साथ ही साथ एच प्रोटॉन्स का भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसफर होता है और वो पेप्टाइड एंजाइम और अदर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में 4 प्रकार के अवयव होते हैं, एफपी, एफएमएन, एफईएस प्रोटीन, क्यू एंजाइम क्यू या यूबिक्विनॉन, साइटोक्रोम जो साइटोक्रोम B1, C1, C, A3 होते हैं। ये 5 कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 में FMN NH2 डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 क्यू एंजाइम क्यू और UQ FEDH डिहाइड्रोजिनेज, इसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम B और C1, साइटोक्रोम B और C1 मिलकर कॉम्प्लेक्स 3 बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 में A3 बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 है। और 5 जो होता है एटीपी सिंथेडेज या एटीपेज एंजाइम जो होता है, इसमें वो कॉम्प्लेक्स 5 बनाता है। क्रम जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का NADH2 से FMN, FES, UQ, साइटोक्रोम B, C1, C, A3 और लास्ट में O2 लास्ट एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, लास्ट ग्राही होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में A3 होता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का मतलब होता है कि एटीपी का निर्माण एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट से जोड़कर, और जो NADH2 होते हैं वो NADH2 NAD में कन्वर्ट होते हैं। जो H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो FMN पर जाते हैं, ये FMNH2 में कन्वर्ट होता है। FMNH2 इस 2 एच आयन को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेजते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को FES में भेजते हैं। मैट्रिक्स से 2 एच आयन मिलकर ये फिर H प्लस ये 2H बनते हैं। अब ये जो साइटोक्रोम Q को दे देते हैं, UQ को देते हैं, UQ एच आयन को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं साइटोक्रोम B पर पहुँचते हैं, यहाँ से FES, फिर 2H यहाँ से मिलकर ये FES पे पहुँचते हैं और फिर ये 2H प्लस आयन यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। साइटोक्रोम C1 पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन C पर, A3 पर, साइटोक्रोम A पर, फिर A3 पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसको दे जाते हैं, ऑक्सीजन को, और जो 2H आयन यहाँ से रिलीज़ होकर यहाँ पहुँचते हैं तो 2H प्लस हाफ O2 और ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर H2O बनता है। और जब एच आयन यहाँ से इस पर आते हैं, क्योंकि ये अंदर की तरफ एच आयन के बढ़ने से अब प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है और प्रोटॉन मोटिव फोर्स इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करता है और एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट से जोड़कर एटीपी बनाती है। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलते हैं। इस प्रकार से जो एनर्जी
FADH2 और NADH2 में रह गई थी, तो वो अब यहाँ पर ATP बनाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। FADH से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं UQ के पास, और इसीलिए जो FADH2 होता है 2 इलेक्ट्रॉन 2 ATP बनाता है, क्योंकि एक ATP यहाँ बनता है, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनता है, 3 स्टेप पर ATP बनता है। इसलिए FADH2 से 2 बनते हैं और NADH2 से 1 बनता है। एक यहाँ बनता है FMN के पास इस जगह एक ATP यहाँ पर सिंथेसिस होता है, और दूसरा जो ATP है FES से साइटोक्रोम C1 पर एक यहाँ बनता है ATP, और तीसरा ATP यहाँ बनता है। इस प्रकार से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, एक NADH2 से, और 2 ATP बनते हैं FADH2 से। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।